हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी परीक्षा की मजबूती से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे धातु अधातु का जो सेकंड पार्ट है वो लेके मैं आया हूँ, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है, कक्षा के आधार पर बाँटेंगे। कुछ उसमें 2 ही एग्ज़ाम्पल दिए थे पिछले क्लास में, जिसमें कि बताए थे जो आयनिक कंपाउंड है उसका 2 एग्ज़ाम्पल दिए थे, निर्माण कैसे होता है। धातु अधातु तो बता ही दिए थे हमने। आज हम उसके बाद जो है धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, खनिज क्या होता है, उसका निष्कर्षण कैसे होता है, मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, उच्च क्रियाशील का कैसे होता है। सारे को धीरे-धीरे हम लोग इसमें टॉपिक करते जाएँगे। 1 या 2 वीडियो और आएगा इसमें, इस चैप्टर से, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 वीडियो और आएगा इसमें, ठीक है? तो इससे पहले जितने भी बनाए होंगे, इससे पहले जितना भी आप लोगों को वीडियो मिला होगा, उससे लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम कक्षा के आधार पर पढ़ेंगे और बिट के आधार पे। जैसे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, जब पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कक्षा के आधार पर 1s2 2s2 2p6 वाला वो फ़ॉर्मूला के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जनरली हमें जो है इस पे पढ़ना है, जो कक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। आप लोग सेशन में अच्छे से जुड़ जाइए और इसका नोट्स भी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, ताकि जो रिवीजन टाइम जब आएगा तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये रूल होता है 281। ये कोई भी तत्व जो है ना, बताए थे इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्या, कोई भी तत्व अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है अपना। आयतन कक्षा का ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, तो इसलिए वो क्या करता है, लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन का और या गेन करता है। लूज़ जो करता है, यानी जो ग्रहण करता है, डोनेट करता है, या ग्रहण नहीं, डोनेट दान करता है, उसको हम तत्व कहिए, उस तत्व को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, उसको हम अधातु कहते हैं। कोई धातु मतलब कोई गेन करने वाला होगा तो कोई डोनेट करने वाला होगा, तभी जाके उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड का निर्माण होगा। जिस तरह से हम आयनिक कंपाउंड पढ़े, जैसे NaCl पढ़ाए थे, तो यहाँ देखिए हम जनरली यहाँ 1 से 20 तक लिए हैं कक्षा के आधार पर। जैसे हाइड्रोजन का पूछ देगा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 ही होता है, तो इसका क्या हो जाए, 1 ही हो जाएगा। पहली कक्षा हम 2 मैक्सिमम रख सकते हैं। क्या फ़ॉर्मूला होता है, 2, 8, 18 होता है ना? मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। अगर 2 पूरा हो जाएगा, फिर अगली कक्षा में जाएँगे, फिर 8 पूरा हो गया, फिर अगला कक्षा में जाएँगे। इस तरह से बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो इसका तो 1 ही होता है, तो 1 में काम खत्म हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1। चलिए, हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, तो इसमें 2 खत्म हो गए। इसमें दूसरा, तीसरा के, एल, एम, ये क्या है? कक्षा की संख्या। के कक्षा के बोलते हैं, सेकंड को एल, थर्ड को एम बोलते हैं। तो के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं पहली में। दूसरा में हीलियम में 2 रख सकते हैं। अब लिथियम आ गया, परमाणु संख्या इसका 3 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। 3 होता है तो क्या लिखेंगे हम? पहला कक्षा में 2 लगाएँगे। अब 3 पुराना है ना, तो 2 तो स 1 में, अब के में 2 से ज़्यादा रख नहीं सकते, तो इसलिए ले जाएँगे इसमें, एल में ले जाएँगे। एल में जाएँगे तो 1 परमाणु हो जाएगा, 2 8, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा, ठीक है? बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो दिशा द तय करेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अगर मैक्सिमम 3 तक जाता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 4 वाला जो वैलेंसी होता है, जो कार्बन का वैलेंसी होता है 4, वो क्या करता है, वो संयुक्त कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। वो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वो क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है। उसमें क्या होता है, सहसंयोजन होता है उसमें। अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएँगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें अच्छे तरीके से आप लोग उसमें समझिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है, तो 2 और 2 हो जाएगा। मैक्सिमम 8 तक रख सकते हैं, 2 तो रख ही लेंगे। कार्बन का ये 4 वाला, ये याद रखिएगा, यही होता है कोवैलेंट, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये डोनेट नहीं करता, ना ही गेन करता है, ठीक है? नाइट्रोजन का 2 5, और इसको नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए कितना? मैक्सिमम 3 तक डोनेट करेगा वो। 3 के बाद 4 वो कोवैलेंट बना लेगा। सहसंयोजक, उसके बाद 5 वाला जो क्या होगा, ये गेन करेगा। गेन कैसे करेगा? देखिए, इसको चाहिए 2 5, इसको 8 बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। 8 पूरा कर लेगा। ऑक्सीजन 6 में 2 चाहिए इसे। 2 8, इस तरह से हम जो है ये सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले हुए हैं। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? और इस पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा। दूसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आगे 20 तक ही दिए हैं। मेनली 20 ही तक होता है, उसके बाद जो आएगा, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है? परमाणु संख्या 12, 2 8 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये हो गया के, एल और एम हो गया।
एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का हो जाता है 2, 8, 3 ये 3 हो गया अंतिम में। क्लोरीन हो गया 2, 8, 7 अब ये 7 को डोनेट नहीं करेगा, ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा तो 8 पूरा लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है? इस तरह से सोडियम, पोटेशियम दिया गया, परमाणु संख्या याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है कक्षा के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो परमाणु संख्या हमेशा याद रखिएगा 1 से 20 तक तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। 10वां एग्जाम में आपको 1 से 20 तक तो 100% याद रहना है। वो याद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो आसानी से निकाल लेना है और इसका संकेत तो याद होगा। फास्फोरस का पी होता है, सल्फर का एस होता है, क्लोरीन का सीएल होता है। इस तरह से हम देख लिए। अब हम कुछ आयनिक कंपाउंड का निर्माण जो हो रहा था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम 2 एग्जांपल दिए थे सोडियम क्लोराइड का निर्माण। अब सोडियम आयनिक कंपाउंड होता है क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक डोनेट करने वाला था, इलेक्ट्रॉन एक गेन करने वाला था। एक डोनेट, एक गेन दोनों मिलके एक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाएगा, इसी को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण हस्तांतरण होता है, त्याग और ग्रहण। त्याग करता है धातु और ग्रहण करता है अधातु। दोनों का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप जो बनता है यौगिक, उसी यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसका निर्माण कैसे करेंगे? तो हमें सोडियम क्लोराइड है तो Na इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 1 क्योंकि परमाणु संख्या इसका 11 होता है तो 2, 8, 1 होता है। और है क्लोरीन, इसका कितना होता है? 2, 8, 7 17 होता है, तो 8, 2, 10, 7, 17 हो गया। अब इन्हें क्या चाहिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, तो अपना 8वाँ पूरा कर लेगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना मैक्सिमम यहाँ होगा? 1 होगा। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना होगा? देखिए 2, 4, 6, 1 8 पुराने के लिए क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। प्लस यहाँ पे साइन लगा देना है। ये दिया पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए, प्लस कर दिए NaCl ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको डोनेट कर देगा। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Na प्लस 1 है तो 1 प्लस लिख सकते हैं, कोई देखो 1 को लिखा नहीं जाता, प्लस मतलब होता ही 1 ठीक है? चलिए ये हो गया। और यहाँ क्या है? प्लस में Cl माइनस है यहाँ पे Cl। Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 ले रहा है इसे, ये कैसे कर देंगे? तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है? हो गया NaCl का निर्माण हो गया, ठीक है? अब दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, क्या होता है 2, 8, 2 और ऑक्साइड है यहाँ पे, ऑक्साइड ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 तो इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है? बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा दिए। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम कितना डोनेट कर रहा है? लूज़ कितना कर रहा है मैग्नीशियम? तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर रहा है, 2 प्लस यहाँ कर देंगे, ठीक है? और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो 2 माइनस यहाँ कर देंगे, तो क्या बना लेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है और क्या कर रहा है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ Mg गया, हो गया कंप्लीट। कैल्शियम क्लोराइड है Ca, तो क्या होता है Ca का? कैल्शियम 2, 8 कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड यहाँ पे 2, 8 2, 8 8 2 होता है। तो देखिए इसमें 18 बोलते हैं ना कोई 18 ले रहा है, तो कुछ कंडीशन आप पढ़िएगा जिसमें कि ये वाला कक्षा में क्या करना है 8 ही में लिया जाता है, 2 नहीं लिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है 10 नहीं लिखा जाता है, 10 नहीं लिखा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ क्या लिखें 2 8 2 लिख देंगे, ठीक है? तो इसमें कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है, 1 क्लोरीन ऊपर 1 क्लोरीन नीचे कर देंगे। तो 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन ऊपर और 1 क्लोरीन नीचे कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 2 4 1 5 और 1 6 7 इसमें भी बाह्यतम कक्षा में 7 को कर देंगे। 2 4 6 1 7 तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है।
तो 2 माइनस कर देंगे और क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2 माइनस कर देंगे। ये 2 प्लस और 2 माइनस, ये क्या बन जाएगा? CaCl2। इस तरह से आपको बनाना है। हम 3 बना दिए, इस आधार पर हम 2 और दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को ये स्पेशल बताया गया है, ठीक है? तो चलिए हम अगला पर देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr इसका बनाना है और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है? इसको भी आप लोग बना लीजिएगा 2। अब हम आज टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, खनिज क्या होता है, मिनरल्स इसको बोलते हैं और इससे धातु का निष्कर्षण कैसे, धातु कैसे प्राप्ति होती है, ठीक है? तो खनिज होता है क्या? हमारे भूपट्टी पे पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी की भूपट्टी पे ऊपर वाला भाग जो होता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। इसमें जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये मानव रहित नहीं, प्राकृतिक जो दिया गया है, जैसे कि खनिज के रूप में आप सकते हैं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब खनिज है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से पाया गया इसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ऊपर नहीं, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब एक खनिज होता है, एक होता है अयस्क। सभी अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन अयस्क क्या है जिसको हम ओर्स कहते हैं, ये अयस्क होता है जो जिसे निकालने पर हमें लाभ की प्राप्ति होगा। ऐसा नहीं कि एक अयस्क निकाल लें और उसमें ज़्यादा मतलब ₹10 का निकाले हैं अयस्क और उसको निकालने में ही मुझे खर्च हो गया ₹50, तो फिर उसको हम कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, उसको हम अयस्क नहीं कह सकते। वो खनिज हुआ एक, ठीक है? तो अयस्क वे विशिष्ट खनिज जिनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है और जिसे निकालना सरल तथा लाभकारी हो। लाभकारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बताएँ भई, ₹10 का चीज़ है और ₹50 को इन्वेस्टिंग के लग गया उसको निकालने में, तो उसको हम खनिज नहीं कह सकते हैं। सभी खनिज यहाँ पे नोट में रखिएगा, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो सभी खनिज तो अयस्क होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो है वो मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? कुछ ऐसे खनिज भी हैं जिसमें निकालने में बहुत रुपया खर्च हो जाती है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो उसको हम क्या कहेंगे? अयस्क नहीं कहेंगे, लेकिन खनिज तो कह सकते हैं उसको। तो यानी सभी खनिज जो अयस्क होगा वो खनिज हो सकता है, लेकिन सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होगा। अयस्क होने के लिए शर्त है जो उसमें काफ़ी मात्रा में धातु होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा मात्रा में हो सकेगा और निकालना आसान हो और सरल होना चाहिए और लाभकारी होना चाहिए। ठीक है? अब गैंग क्या होता है? गैंग यही होता है, अशुद्धि उसमें जो पाया जाता है उसी को गैंग। पृथ्वी तल से निकाला गया इसको मिट्टी, रेत, बालू, पत्थर ये सब जो निकाले जिसमें जो कोई अशुद्धियाँ पाई जाती है, उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? उसी अशुद्धियों को हम कहते हैं गैंग। तो ये टर्म जो आपको क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखना। प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है तत्वों या यौगिक, उसी को हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? अयस्क ऐसा खनिज होता है जिसमें इसका हम एक्सट्रैक्शन जो करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें विशेष धातु का काफ़ी मात्रा में होना चाहिए और निकालना इसे सरल और क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए और लाभकारी भी होना चाहिए, ठीक है? और नोट्स भी लिख लेना है, जो सभी अयस्क जो है तो खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, ठीक है? गैंग क्या होता है? पृथ्वी तल से निकाले गए जो भी धातु के साथ अशुद्धि पाया जाता है अयस्कों में, तो जैसे मिट्टी हो गया, बालू सब जो है, ये सब अशुद्धि जो पाया जाता है, इसी अशुद्धि को हम गैंग्स कहते हैं, ठीक है? अब हम चर्चा करते हैं आगे। अयस्क जो है, अयस्क हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, जिस जिस निष्कर्षण करते हैं, इसी निष्कर्षण के प्रक्रिया इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण जिसको मेटलर्जी कहते हैं। इस प्रोसेस द्वारा जो धातु का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं? अयस्क का संद्रण होता है। तो अयस्क के संद्रण में देखिए, जिस तरह से हम बताए थे क्रियाशीलता समूह में जो धातु कुछ उच्च क्रियाशील धातु होता है, कुछ मध्यम क्रियाशील धातु होता है, कुछ निम्न क्रियाशील धातु है। तो सभी धातुओं का निष्कर्षण अलग-अलग तरीके से किया जाता है। जैसे उच्च क्रियाशील धातु है, तो उसको सीधा क्या करते हैं? गलित अयस्क का विद्युत इलेक्ट्रोलाइट्स कर देते हैं और उससे शुद्ध धातु हमें प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जो उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो उच्च क्रियाशील धातु जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब उच्च क्रियाशील धातु के अंतर्गत आते हैं। तो इसका निष्कर्षण करने के लिए क्या करते हैं? इसका हम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, उसमें विद्युत अपघटन प्रोसेस अभी हम समझाएँगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स करके क्या करते हैं? सीधा उसका हम उससे शुद्ध धातु का प्राप्ति भी हो जाती है। वहीं अब हम बात कर रहे हैं मध्यम क्रियाशील धातु जैसे कि जिंक हो गया, लोहा हो गया, Tb हो गया। तो ये सब जो धातु है, इसका निष्कर्षण करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला प्रोसेस होता है, क्या पहले अगर कोई कार्बोनेट एस करो कार्बोनेट के रूप में रहेगा, CaCO3 के रूप में रहेगा, तो
उसका हम पहले क्या करेंगे निस्तापन करते हैं, कैल्किनेशन करेंगे, फिर उससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर धातु का ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे कार्बन का रिडक्शन करवाएँगे, अपचयन करवाएँगे, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के उसका क्या करेंगे अपचयन करवाएँगे, तब जाके हमें धातु का प्राप्त होगा। ये कार्बोनेट एसिड की बात कर रहे हैं। अगर वही सल्फाइड एसिड के रूप में हो, तब उसका भर्जन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, फिर उसी से क्या करते हैं कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, कार्बन से रिएक्शन करके उसको क्या किया जाता है अपचयित किया जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है, तब हमें धातु का निष्कर्षण प्राप्त होता है। तो मध्यम क्रियाशील प्रोसेस क्या है? अगर मध्यम क्रियाशील धातु में अगर वो कार्बोनेट का एसिड है, CH3 यानी कार्बोनेट का CO3 का यानी कार्बोनेट का एसिड का है, तो उसका पहले निस्तापन करेंगे, निस्तापन करने के बाद उसमें हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर धातु का ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद हमें कार्बन के साथ रिएक्शन करके उसका रिडक्शन करवाएँगे, उससे तब धातु अलग होगा। अगर सल्फाइड का एसिड होगा तो क्या होगा? उसमें भर्जन प्रोसेस होता है, भर्जन प्रक्रिया होगा, उसके बाद हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर धातु को जब ऑक्साइड प्राप्त हो गया, उससे हम धातु क्या करेंगे कार्बन के साथ अपचयित करवा देंगे, तब हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। ये था मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं निम्न क्रियाशील धातु, सबसे उच्च, मध्यम, उसके बाद नीचे वाला। निम्न क्रियाशील धातु जो है, ये सल्फाइड एसिड के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? सल्फाइड एसिड के रूप में पाए जाते हैं। फिर सल्फाइड एसिड जब से हो गया, तो उसका हम क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। भर्जन करने के बाद हमें सीधा उससे धातु की प्राप्ति हो जाती है। अब हम भर्जन किया तो निस्तापन होता है, हम आगे अभी जस्ट चर्चा करने वाले हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे जो उच्च क्रियाशील धातु का सिंपल है, क्या करेंगे उसके इलेक्ट्रोलाइज़ कर देंगे, विद्युत अपघटन करके क्या करेंगे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। मध्यम क्रियाशील में अगर कार्बोनेट के एसिड होगा, तो उसका निस्तापन करेंगे, उसके बाद उसके निस्तापन करने के बाद क्या हो जाएगा धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, फिर कार्बन द्वारा उसका अपचयित करा के क्या कर देंगे रिडक्शन करवा देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा धातु प्राप्त हो जाएगा। फिर सल्फाइड का एसिड अगर होगा, तो उसमें क्या करेंगे भर्जन कराएँगे। सल्फाइड का एसिड होगा उसका भर्जन करेंगे, भर्जन करने के बाद हमें क्या हो जाएगा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा तो कार्बन के साथ उसका रिडक्शन करवाएँगे, फिर उससे हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। ये हुआ मध्यम क्रियाशील के लिए। फिर एक बार सुन लीजिए निम्न क्रियाशील के लिए क्या करेंगे? तो निम्न क्रियाशील धातु किसके रूप में पाया जाता है? सल्फाइड एसिड के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड एसिड हो गया तो उसका सीधा भर्जन करेंगे और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम समझ गए अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, निम्न के लिए कैसा होगा, उच्च क्रियाशील धातु के लिए कैसे होगा और मध्यम क्रियाशील धातु के लिए अयस्क कैसे हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब हम चलते हैं जो प्रोसेस हम समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइज़ क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, भर्सन क्या होता है, इस प्रोसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अब हम अगला टॉपिक यही है चलिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं हाँ, निस्तापन और भर्जन ये क्या होता है? तो निस्तापन क्या होता है अभी बताए थे। अगर निस्तापन किसका होगा? अगर मध्यम क्रियाशील धातु होगा और मध्यम क्रियाशील में भी कौन-सा धातु कैसा होगा एस्क? वो कार्बोनेट एस्क होना चाहिए तब जाके उसका ये निस्तापन होता है। तो निस्तापन के लिए क्या चाहिए? एस्क होना चाहिए, कार्बोनेट एस्क होना चाहिए। और ये प्रक्रिया कहता है एस्क को सीमित वायु लिमिटेड एयर में क्या उपस्थिति में उस ताप पर इसको गर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पे ZnCO3 CO3 क्या है? कार्बोनेट एस्क है, जिंक कार्बोनेट। इसका जिंक का कार्बोनेट एस्क है और उसको हम क्या किए तापन गर्म किए लिमिटेड यानी कम वायु में क्या किए सीमित वायु में उसको हम गर्म किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया जिंक ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें प्राप्त हुआ। फिर अब क्या किए इसका हम धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब धातु का ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ गर्म किए रिड्यूस किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया Zn अलग हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड बना के क्या होगा अलग हो गया और जिंक हमें प्राप्त हो गया। तो ये मैंने शुद्ध धातु प्राप्त हो गया, शुद्ध धातु प्राप्त हो गया, शुद्ध धातु हो गया। ठीक है, तो कैल्किनेशन समझिए, कैल्किनेशन किसके लिए है? निस्तापन। निस्तापन है कार्बोन मध्यम क्रियाशील धातुओं में जो धातु के ऑक्साइड कैसा हो कार्बोनेट एसिड हो, कार्बोनेट के एसिड होगा तो उसके लिए हम ये प्रयुक्त करेंगे निस्तापन। अब भर्जन किसके लिए? भर्जन अगर सल्फाइड एसिड के रूप में हो, एसिड कैसा होना चाहिए? मध्यम क्रियाशील होगा लेकिन सल्फाइड एसिड के रूप में होना चाहिए एसिड। प्रोसेस क्या है? वो एसिड को वायु की अधिकता में इसमें क्या किए वायु को लिमिट कर दिए, कम वायु को में इसको गर्म किए। यहाँ पे क्या किए वायु की एयर की ज्यादा मात्रा में क्या किया उच्च ताप पर गर्म किए। तो गर्म किए यहाँ जिंक का सल्फाइड ZnS, जिंक के सल्फाइड ग्रुप में ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा मात्रा में दिए तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब फिर जिंक ऑक्साइड को हम क्या अभी धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब धातु का ऑक्साइड प्राप्त जब हो गया इसको हम फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अपचयित करवाएंगे, तब जाकर हमें शुद्ध धातु से प्राप्त हो जाए। तो भर्जन निस्तापन में अंतर समझ के, भर्जन किसके लिए? कार्बोनेट एसिड के लिए, कार्बोनेट एसिड से धातु का निष्कर्षण के लिए और ये निस्तापन। जबकि भर्जन क्या है?
ये सल्फाइड एसिड धातुओं के निष्कर्षण के लिए भर्जन का प्रयोग किया जाता है, भर्जन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से समझ गए निष्कापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे और निम्न क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, इस तरह से हम लोग समझ गए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में के माध्यम से पूछ भी सकते हैं और क्वेश्चन आपको यहीं से पूछने को मिलेगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें जो है पूछा जाएगा, ठीक है? अब हम चर्चा करने वाले हैं अगला जो टॉपिक है उसको हम करेंगे, जैसे धातुओं का परीक्षण जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे जो एल्युमिनियम की जो है ना, एल्युमिनियम से जो धातु प्राप्त करेंगे, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है जिसे विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? कॉपर का शोधन किया जाता है, तांबा, कॉपर। इसका शोधन करने के लिए क्या जाता है, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को हम क्या एक एनोड बना लिए, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है, एक कैथोड बना लिए क्या, शुद्ध धातु की मोटी ये पतली प्लेट, ये देख रहे हैं आप प्रोसेस यहाँ फिगर में देखिए, ये पतली परत है, ये मोटा परत क्या है, ये अशुद्ध धातु का जिसका हमें निष्कर्षण करना है, जिसका हम क्या करना है, निष्कर्षण करना है, उससे निकालना है। तो अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट को एक जगह रख दिया और उसका एनोड बना दिया प्लस वाला, और कैथोड किसको बनाए, पतली शुद्ध धातु का एक प्योर मेटल का हम क्या किए, पतली परत जिसको हम क्या कर दे, कैथोड बना दिए, इसको माइनस कर दिए। फिर इसका विद्युत अपघटन कराया, नहीं तो उसी धातु के लवण का विलयन जो है, जैसे कि CuSO4 प्रतनु HCl, इसका एक विलयन लिया और इसमें क्या किए, इलेक्ट्रोलाइट्स के यानी इसमें करंट दिए। करंट देने के बाद क्या होगा, विद्युत अपघटन जब होगा तो इससे जो मिल अशुद्धियां हो गए वो क्या हो जाएगा, नीचे पेंदी पे जमा हो जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। जब इसमें करंट देंगे तो ये क्या होगा, पिघलना शुरू होगा। धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से पिघल कर विलयन में जाती है और विलयन से शुद्ध धातु कैथोड पे, ये क्या होता है, इससे जो जो शुद्ध धातु है ये चला आया किस पे, जो हमने कैथोड बनाया था, शुद्ध धातु का जो बनाया था उस पे आके ये जमा हो गया। और बाकी जो अशुद्धि बच गया, इम्प्योरिटी जो बच गया, वो इम्प्योरिटी को उसके पेंदी पे जमा हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। अविलय अशुद्धियां बर्तन की तली में एनोड के नीचे जमा हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइज प्रक्रिया में क्या करेंगे, जैसे तांबे का अगर शोधन हमें करना है, उसे निकालना है, तो सबसे पहले एनोड क्या करेंगे, अशुद्ध धातु का जो मोटा प्लेट है उसको हम एनोड बना लेंगे। कैथोड के लिए क्या करेंगे, एक शुद्ध धातु के प्लेट को हम डाल देंगे, उसमें एक विलयन तैयार कर लेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस तनु HCl का विलयन प्राप्त करेंगे। उसमें फिर आप क्या कर देंगे, करंट देंगे। करंट देने के बाद जो एनोड जो अशुद्ध धातु का मोटा प्लेट था, उससे जो शुद्ध धातु है पिघल कर शुद्ध धातु के पहले जो एनोड था उस पे जाके वो जमा हो जाएगा और उसके बाद जो उसमें इम्प्योरिटीज बचेगा, उसमें जो अशुद्धियां बचेगी, वो नीचे पेंदी पे जमा होने लगेगा। उसी पेंदी पे जो जमा हो रहा है अशुद्धि, उसी अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ये प्रोसेस समझ गए, अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम प्रोसेस की बात करते हैं, अब निस्तापन भी समझ गए, भर्जन भी समझ गए, उदासी क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन भी समझ गए। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनोथर्मिट विधि, प्रोसेस क्या होता है। एल्यूमिनोथर्मिट विधि नाम से ही स्पष्ट है, एल्यूमिनो यानी एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनोथर्मिट विधि में क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ मिलाकर प्रज्वलित करने पर हमें अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिट प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रेलवे पटरी सब पे, उसका जो एक पटरी को दूसरे पटरी को जोड़ने के लिए इसी प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्मिट यानी एक रासायनिक अपचयन प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम धातु के ऑक्साइड को उच्च ताप पर अपचित करके मुक्त धातु प्राप्त किया जाता है। ये इसमें अगर इसमें टेम्परेचर हाई दिया तो इसमें बहुत अधिक ऊष्मा का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत इसको है जो ट्रीट किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, धातु का ऑक्साइड लिया और इसमें एल्युमिनियम का पाउडर मिला है, ठीक है, धातु का ऑक्साइड हुआ Fe2O3 और उसमें एल्युमिनियम मिला है। तो एल्युमिनियम मिलाने के बाद क्या हो गया, इसमें धातु देखिए अलग हो गया, पिघल के, और एल्युमिनियम, ये एल्यूमिना जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये उसको विधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, जेड जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम विधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं, ये आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्राप्त किया जाता है। उसी तरह धातु ऑक्साइड ये हो गया, एल्युमिनियम पाउडर मिला दिए बेरियम परऑक्साइड प्रज्वलन के लिए, और फ्लक्स अगर जरूरत पड़े तो हम डालेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो एल्यूमिनोथर्मिट विधि, इसका उपयोग सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एल्यूमिनोथर्मिट विधि का। तो एल्यूमिनोथर्मिट विधि का और उदाहरण और दे सकते हैं, ये अगर लोहा का करना है तो अब अगर क्रोमियम से निकालना है तो क्या करेंगे, क्रोमियम के ऑक्साइड लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एल्युमिनियम का पाउडर मिला दिए तो ये अलग हो गया एल्यूमिना, उष्मा भी साथ साथ होगा क्योंकि उष्माक्षेपी प्रोसेस के द्वारा होता है, और क्रोमियम इससे अलग हो गया। उसी तरह यहाँ पे Mn से करना है मैग्नीज से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इसका ऑक्साइड लिए, धातु का ऑक्साइड लिए, उसके एल्युमिनियम मिलाए, तो यहाँ पे जाके Mn अलग हो गया, एल्युमिनियम अलग हो गया। तो ये एल्यूमिनोथर्मिक में एल्युमिनियम अत्यधिक सक्रिय धातु होने के कारण धातु ऑक्साइड में ऑक्सीजन छीन लेता और धातु इससे मुक्त करवाता है। ये भी याद रख लेना और ये क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं। अब मेन यहाँ पे एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में प्रोसेस पूछता है, इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? तो सबसे पहले पूछ देगा रेलवेओं की टूटी पटरियों को जोड़ने के लिए, यहाँ देख रहे हैं? टूटी पटरी इसको अगर जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कौन-सा प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है? यही प्रोसेस है, इसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। भारी मशीनों के टूटे पुर्जों को जोड़ने में भी इसका उपयोग एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा होता है। दरारों और छिद्रों को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कठोर और उच्च गलनांक वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए भी, जैसे कठोर ये वो उच्च गलनांक वाला, इसका गलनांक सब उच्च होता है। इसको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और धातुओं के निष्कर्षण में तो किया जाता है, सभी के धातुओं का निष्कर्षण हो रहा है। तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? इसके उपयोग क्या है? ये सब हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है? उससे पहले निस्तापन समझ गए, घर्षण क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, एनोड पंख क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए, आयनिक बॉन्ड का ये आयनिक यौगिक का जो निर्माण कैसे होता है, ये भी हम लोग ने अच्छे से सीख लिया। ठीक है? अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है मिश्र धातु क्या होता है? आप पढ़े होंगे मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ अगर समांगी माध्यम मतलब एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, यही क्या बन जाता है? मिश्र धातु का निर्माण, एक निश्चित अनुपात में। तो धातु और अधातुओं का ऐसा मिश्रण जिसको हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो जो हमें नया चीज़ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसी को हम कहते हैं क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी धातुओं या अधातुओं का मिश्रण है। या 2 से अधिक धातुओं को मिला दें या उसमें कुछ अधातु मिला दें, तो हमें क्या प्राप्त देगा? मिश्र धातु। और मिश्र धातु बनाने से क्या होता है, उसका गुण भी अलग हो जाता है। जो पहले धातु मान लीजिए यहाँ पीतल बना, पीतल कैसे बना? पीतल जो तांबा और जस्ता के मिल Cu और Zn यानी 70 और 30% जो है, 70 और परसेंट 30% का ये मिश्रण होता है। 70% कॉपर और जिंक जो है वो 30% का जो मिश्रण होता है। तो ये जब तांबा और जस्ता, इसका गुण क्या होगा? इसके गुण से ये पीतल का गुण अलग होगा। क्यों? क्यों? और उसके बाद ये जैसे ही एलॉय बना, मिश्र धातु बना, तो मिश्र धातु का गुण है ये क्या हो जाता है? एक मजबूत बन जाता है और इसपे ये जंगरोधी बन जाता है। इसपे जंग जल्दी नहीं लगता। ठीक है? इसलिए इसका क्या मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे पूछ देगा कुछ मिश्र धातु है उसका कॉम्बिनेशन पूछ देगा। कैसे-कैसे उसका निर्माण हुआ, उसमें किस-किस धातुओं का के संयोग से बना है। जैसे यहाँ पे पीतल है, पीतल का संयोजन पूछ देगा यहाँ पे। ये किसके अपघटन पूछ देगा, तो अपघटन क्या है? इसका तांबा और जिंक के मिश्रण से ये क्या बना है? पीतल का निर्माण होता है। इसमें तांबा का 70% और जिंक का 30% के मिश्रण से क्या बनता है? 30 से 40% भी लेते हैं, कभी 30% देते हैं। तो इसके निर्माण से क्या बना हमें? पीतल। और पीतल का गुण क्या होता है? पीतल एक तो मजबूत होता है, इसमें जंग नहीं लगता। और इसका सबसे पहले उपयोग पूछेगा, पीतल जो धातु है, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग, पीतल का उपयोग तो घरेलू आप देखते ही होंगे, इसका उपयोग बर्तन बनाने में, कैसे पीतल का बर्तन हो गया, सजावटी वस्तुएँ जो है, पेंच बनाने में किया जाता है, यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद पाइप, फिटिंग ये सब में इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे इसका उपयोग पूछ देगा, पीतल क्या है? इसका संयोजन, ये संगठन पूछ देगा, इसमें किसका-किसका मिश्रण से बना है? और इसके 2 उपयोग पूछ देगा या 1 उपयोग पूछ देगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। उसी तरह यह ब्रॉन्ज है, कांसा। कांसा किसका-किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का मिश्रण है। कॉपर और टीन का मिश्रण। कॉपर और जिंक का मिश्रण हो गया पीतल, और कॉपर और टीन का मिश्रण जिसमें कि 80 और ये 90 भी ले सकते हैं। 90 और 10% का भी मिश्रण कर सकते हैं और 80 और 20% का भी कर सकते हैं कभी-कभी, ठीक है? नहीं, 90 और 10% का मिश्रण होता है इसमें। तो इस ये होता है, कठोर होता है, टिकाऊ होता है, जैसे अलॉय बना तो कठोर होगा ही। इसका उपयोग सबसे पूछेगा तो सबसे पहले कंसा का मूर्ति सब बनाई जाती है, यहाँ देख रहे हैं, पदक बनाया जाता है, जैसे क्रिकेट सब जो खेले जाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज का मेडल रहता है ना, सिक्का बनाया जाता है और बेयरिंग भी इसका बनाया जाता है। ये कंसा का याद रखना है। उसी तरह सोल्डर है, सोल्डर का में क्या होता है? टीन और सीसा का टीबी 70 और 30% का मिश्रण होता है। 70 और 30% टीबी और यानी एफएन, ये दोनों का मिश्रण होता है। सीसा और टीन का ये मिश्रण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोल्डर। तो सोल्डर का निर्माण कैसे हुआ? 70% सीसा और 30% टीन के समांगी मिश्रण से क्या बना ये? सोल्डर बना। इसका गुण क्या होता है? इसका गलनांक जो होता है वो कम होता है, गलनांक। गलनांक कम हो मतलब 180 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसका क्या हम सोल्डर का जानते हैं? सोल्डर का काम क्या है? तार जोड़ना। उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए क्या किया जाता है? और टंका लगाना, इस सब का उपयोग किया जाता है। सोल्डर आप घरेलू उपयोग में देखते ही होंगे, दुकानदार सब यूज करता है तार जोड़ने में। तो इसका उपयोग किया जाता है सोल्डर। तो पीतल, कांसा, सोल्डर, इसका उपयोग हम समझ गए। इसका संगठन कैसे बनता है पीतल का?
कैसे होगा? तांबा और जस्ता का मिश्रण पित्तल, तांबा और टीन का मिश्रण हो जाता है आपका कांसा, ठीक है? ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, और सोल्डर होता है शीशा और टीन का मिश्रण। अगला हम मिश्रण की बात कर लेते हैं, मिश्र धातु की बात, तो वो आ जाता है अपना इस्पात, जिसको हम स्टील कहते हैं। स्टील तो अभी जनरली हमारे घरेलू उपयोग में और रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका स्टील का उपयोग होता है। पुल निर्माण हो, घरेलू उपयोग में हो, औजार बनाने में हो, मशीन के पार्ट पुर्जे में बहुत सारा इसका उपयोग है। तो इस्पात जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। अन्य मैग्नीज भी इसमें लगाया जाता है, सिलिकॉन थोड़ी मात्रा में इसमें डाला जाता है। ये बहुत मजबूत होता है। लोहा की अपेक्षा ये इस्पात जब बन गया, स्टील बन गया, उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में, पुल निर्माण में, औजार और मशीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? इसका उपयोग आप लोग समझ में लेना है। अब ड्यूरेलेमीन है। ड्यूरेलेमीन जो जिसे हवाई जहाज बनाने में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ड्यूरेलेमीन किसका मिश्रण है? एल्युमीनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज एम है, मैग्नीज। ये चारों धातु इसका ये मिश्रण है ये, ठीक है? यहाँ जिसमें कि 90% यहाँ 95% ले सकते हैं, 4% लोग ले सकते हैं, 0.7 और 0.8 कुछ-कुछ मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है? तो तब जाके हमें ड्यूरेलेमीन प्राप्त होता है। इस ये होता है हल्का होता है, मजबूत होता है और जंग प्रतिरोधी भी। तो मजबूत होना चाहिए और हल्का होना चाहिए ताकि वायुयान में इसका उपयोग जो हम करेंगे, वो हल्का चीज़ ज़्यादा हो तो बेटर होता है, ठीक है? अब इसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के वाहन के पुर्जे बनाने में, रिवेट और ढांचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वायुयान का जो हवाई जहाज होता है उसमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग ड्यूरेलिन का किया जाता है। मिश्रण इसका कैसा-कैसा होता है? एल्युमीनियम, तांबा, ये इसका मैग्नीशियम और मैंगनीज का ये समांगी मिश्रण होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कहते हैं नाइक्रोम, अगला जो है अपना मिश्र धातु है उसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या आता है? नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम और लोहा इसका ये मिश्रण होता है। 80-20 80-10-10 का मिश्रण मान लीजिए आप, ठीक है? ये उच्च प्रतिरोधकता, गर्मी सहनशील होता है नाइक्रोम जो होता है। और इसका उपयोग किया जाता है हीटर में। आप देख रहे होंगे नाइक्रोम की तार, वो हीटर जो होता है उसमें चारों तरफ से घिरा होता है, वो नाइक्रोम के धातु को बना होता है। उसके बाद जो होता है टेस्टर में उपयोग किया जाता है इसका, जो टोस्टर में हो जाता है, विद्युत उपकरण में और इलेक्ट्रिक, यानी इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। ये उच्च प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है ताकि जब हीटर सब जलाते हैं, हीटर में क्या होता है ज़्यादा उसमें करंट जो कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंजम्पशन होता है, ठीक है? तो इसका यानी जितने भी हमें मिश्र धातु बताई, 6 मिश्र धातु, यही आप में से किसी न किसी एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहले उसका पूछ देगा किससे मिलकर बना है और इसका क्या उपयोग है। ये चीज़ पे गुण तो नहीं पूछेगा, जनरल देखा गया है जो आप उसके जो संगठन के बारे में पूछा गया, किस-किस से मिलके बना है और इसके उपयोग क्या, यही दोनों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से ये 6 को याद कर लेना है, ठीक है? मिश्र धातु भी इस तरह से हम लोग का खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक, हुँ, एक हम यहाँ पे देख लेते हैं अमलगम क्या होता है? ये क्वेश्चन बार-बार पूछ जाता है, अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम क्या होता है? जब हम मिश्र धातु बनाते हैं ना, तो मिश्र धातु बनाने के क्रम में अगर कोई मिश्र धातु में अगर Hg मिल गया ना, अगर Hg मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं पारा, तो कोई धातु में अगर एक धातु क्या होना चाहिए, पारा अगर हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अमलगम। जब पारा किसी अन्य धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु में धातु के अलावा अगर कोई एक धातु, एक क्या होना चाहिए, पारा अगर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मरकरी, Hg, तो वो हमें क्या करा, उसी को हम अमलगम कहते हैं, ठीक है? इस जैसे सोडियम में हो गया, सोडियम अमलगम हो गया, जिंक अमलगम हो गया, दंत अमलगम हो गया और सोना अमलगम हो गया। इसमें क्या है, पारा मिला दिया जाता है, ठीक है? और देखिए याद रखिए मरकरी काफ़ी टॉक्सिक होता है। सबसे पहले जहाँ पे पहले जो ये जो बोलो CFL बल्ब होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पारा मात्रा में ये जो है मरकरी मिलाया जाता है। मरकरी में जो उजला-उजला होता था, वो मिलाया जाता है। वो काफ़ी विषैला होता था और हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए भी हानिकारक होता था। उसी की जगह पे एलईडी बल्ब का आजकल लोग उपयोग में ला रहे हैं। ये पहले चलता था CFL, वो 100 वाट वाला हट के आया था CFL, उसके बाद आया था ये एलईडी अभी जो चल रहा है वर्तमान में। तो उसमें पारा की मात्रा, मरकरी की मात्रा ज़्यादा मिला रहता था उसमें, ठीक है? इसका उपयोग यहाँ देख लीजिए, दंत अमलगम, स्वर्ण अमलगम, सोडियम अमलगम, जस्ता अमलगम। अमलगम जैसे कहने का अर्थ हुआ तो उसमें क्या मिला होना चाहिए? Hg मिला होगा, तो इसलिए उसको हम अमलगम कहते हैं। इतना समझ गए? अमलगम से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं संक्षारण होता है क्या? संक्षारण वैसे भी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़े होंगे। धातुओं का वायु तथा नमी की उपस्थिति में धातुओं का प्रस्त नष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कर लेता है। हम खुली वायु में किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, जैसे लोहा में जंग लग जाना। चांदी में देखते हैं उसमें काला धब्बा पड़ जाता है।
ये सब क्या है? जंग लगना, ये सब वही संक्षारण ही है। जंग लगना मतलब संक्षारण। जैसे चांदी, चांदी में वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है? सल्फर बना लेता है, सल्फर। वैसे सल्फर इसमें इसी कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? काली परत पड़ जाती है, यानी सिल्वर सल्फाइड बना लेता है वो। कॉपर है, उसमें जंग लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या बन जाता है उसमें? हरी कॉपर पे हरा परत का रंग उस पे जो है जम जाता है। लोहा की बात करें तो आर्द्र वायु के साथ रिएक्शन करके भूरे रंग का हो जाता है, और रंग लगने के बाद क्या उसका ये सब जंग हुआ। यानी कि संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण को डिफाइन अगर हम करेंगे तो नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुओं का परत दर परत नष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग लगना। संक्षारण मतलब जंग लगना, इतना मतलब आप समझ लेना है। जैसे चांदी में जंग लगता है, तो जंग में क्या होता है? चांदी के सतह पे काला धब्बा पड़ जाता है। कॉपर की बात करें, उस पे हरा परत जमा हो जाता है। लोहा पे जब जंग लगता है तो क्या होता है? भूरे रंग का हो जाता है, उस पे जो है भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये संक्षारण है। कुछ हम इसके संक्षारण से बचने के उपाय बताएंगे। ये तो संक्षारण हो गया, तो हम जंग लग गया। एक हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे आपको एक ऑब्जेक्टिव जो क्या है, आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जो एक एक्सपेरिमेंट करना है, जिसमें क्या है, 3 प्रश्नावली आपको दिया। जंग लगने के शर्त के लिए क्या किया? 3 प्रश्नावली देगा आपको विकल्प। एक में क्या कर दिया? एयर दे दिया, और जंग लगी, लोहे की कील इसमें डाल दिया, और इसमें जल डाल दिया। एक प्रश्नावली में क्या कर दिया? सामान्य जल, वायु डाल दिया इसमें, और ये कील डाल दिया। दूसरा में क्या कर दिया? आपको वायु भी दे दिया, तेल की परत भी दे दिया, और वायु को जल में घुलने से रोकता है। ये वायु जल में घुलने से रोक देता है। तेल जो परत होता है क्या करता है? अगर पानी की परत के ऊपर जो तेल डाल दिया जाए तो बाहर से वो क्या, एयर को बाहर आने से बिल्कुल वो रोक देगा, क्योंकि उसपे एक परत बना लेता है, इसी कारण से। ठीक है, तो इसमें इत्तेकाल क्या डाल दिया? तेल की परत डाल दिया, वायु डाल दिया, ऊपर में वायु है और नीचे में कील है। ठीक है, तीसरा में क्या कर दिया है? तीसरा में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड और वायु की नमी को सोख, यहाँ निर्जल जो है ये क्या कर दिया? कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण इसमें डाल दिया। अब यहाँ पूछेगा, इसको जो है बंद ढक्कन से इसको बंद कर दिए सभी को। अब कुछ देर के बाद देखना है कि इसमें से जंग किस में लगेगा। तो किस में जंग लगेगा? तो देखिए, जंग लगने के लिए शर्त क्या है? वायु का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। वायु होना चाहिए और नमी होना चाहिए। नमी और वायु का होना इंपॉर्टेंट है। अगर नमी और वायु नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। पहला विकर्ण में क्या हुआ था? जंग नहीं लगा। ये जो है जंग लगा। कारण क्या था? वायु भी है, और क्या है? जल नमी भी है। वायु और जल दोनों है, जल में नमी मॉइस्चर है, तो इसमें जंग लगे। लेकिन दूसरा प्रकरण में तेल है। तेल क्या करता? वायु को जाने ही नहीं दिया उस कील के पास। तेल का क्या परत जो बन गया, तो वो क्या करता? वायु को रोक दिया। वो जंग लगने से क्या करता? वो पहुंच ही नहीं पाया कील के पास, जिस कारण से वो जंग लगना। तेल उस पानी तो था, लेकिन उसमें वायु नहीं था, जिस कारण से वो जंग नहीं लग पाया, जंग नहीं लगा। तीसरा में क्या था? वायु था, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के कारण क्या होता? उसमें जंग, पानी था ही नहीं, कैल्शियम क्लोराइड का वहां मिश्रण था, तो वो पानी था ही नहीं, जिस कारण से वहां पे क्या हो? जंग नहीं लगा। तो ये दोनों चीज होना चाहिए। निष्कर्ष यही निकलता है उस परीक्षण से, जो जंग लगने की, लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो वायु और जल का होना अनिवार्य है। तो ये याद रख लिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो लोहे में जंगने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त है वायु और जल का होना आवश्यक है। वायु और जल नहीं होगा तो लोहे में जंग नहीं लग सकता। ठीक है, ये इस तरह से हम समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं, इसके ऊपर जंग लग गया तो इसका तो उपाय भी तो चाहिए। जंग से बचने का उपाय क्या है? अब जंग से हम लोग परेशान हैं, जंग ज्यादा ना लगे, तो जंग से बचने का उपाय है। तो सबसे पहले उपाय क्या करते हैं? हम घरेलू उपयोग में करते हैं। गेट ग्रिल में आप देख रहे हैं, घरेलू उपयोग में खिड़की हो गया, गेट ग्रिल हो गया, उसमें क्या करते हैं? जनरली हम टाइम टू टाइम जो है, साल में 1 साल या 2 साल में क्या करते हैं? उसे पेंट करते रहते हैं। तो जंग से बचने को उपाय, कुछ दिन के लिए बचना है तो उसमें क्या करते हैं? पहले हम पेंट कर लेते हैं। दूसरा करते हैं, या तेल या ग्रीज लगा देते हैं। हम साइकिल में हो गया, मोटरसाइकिल सब में हो गया, इसमें क्या करते हैं? तेल या ग्रीज लगाते हैं चेन सब में, उसके पार्ट पुर्जे में लगाते हैं, ताकि इसमें जो है जंग ना लगे। तेल या पेंट लगा देने से क्या करता है? तेल वायु के संपर्क को सीधा रोक देता है। अभी बताया था ना, तेल क्या करता है? वायु के संपर्क को सीधा रोकता है, तेल या ग्रीज लगाकर। तो जिसके कारण क्या होगा? वहां पे संक्षारण की दर कम हो जाएगा। ये ऐसा ही नहीं लगेगा, कम हो जाएगा। उसको कम करने को उपाय। अब क्रोमियम का लेप चढ़ा दिया जाता है। कोई क्रोमियम के धातु, उस पे क्या, अन्य धातु का प्लेट को उस पे लेप चढ़ा दे, जैसे सोना पे देखते होंगे, कोई सस्ता डिलीवरी होता है, उस पे सोना का पानी के चढ़ा देता है, तो देखने में लगता है सोना। एक्चुअली उसका काम है, उस पे क्या कहता है, अन्य धातु, किसी धातु के
किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाने से क्या होता है, संक्षारण रोधी हो जाता है, उसमें जंग लगने की संभावना कम हो जाती है, इसी कारण से अन्य धातु का उस पे लेप चढ़ा जाता है। एनोडाइजिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद मिश्र धातु या अभी बताए थे जैसे वो मिश्र धातु बनाते हैं, तो कोई कॉपर है, जिंक है, इस दोनों को धातु से क्या बना, मिश्र धातु बना लिए, तो कॉपर और जिंक की अपेक्षा इसमें कम जंग लगेगा, क्योंकि वो मिश्र धातु बन गया। मिश्र धातु बनने से क्या हो जाता है, उसमें संक्षारण की शक्ति हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, संक्षारण ज्यादा उसमें कम हो जाता है, संक्षारण की घटना कम होती है, यानी संक्षारण से बचने का उपाय है। उसके बाद यशद लेपन किया जाता है। यशद लेपन एक प्रक्रिया है, अभी हम समझाएंगे एनोडीकरण क्या है और यशद लेपन क्या है। ये जंग लगने से हमें संक्षारण से बचने एक उपाय है। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है कि एनोडीकरण क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है और यशद लेपन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब। हम्म, ये तो समझ गए क्या करना है, पेंट करने धातु के, जैसे ये ग्रिल से में पेंट कर देते हैं। तेलिया ग्रीज लगाने से क्या होता है, उसके वायु के संपर्क में सीधा रोक देता है, वायु को सीधा नमी के रुक जाता है, संपर्क में नहीं होता, लेपन करते हैं। किसी अन्य धातु का लेप चढ़ा दे, जैसे ये यहाँ टीन है, टीन के लेपन कर दिए ना, टीन कोटिंग कर दिए, क्रोमियम का लेपन यहाँ पर कर दिया। आप देखते होंगे घर से नल का समझ लगाया था, उसमें वो लगा देने के बाद क्या हो जाता है, वो ज्यादा एक तो चिकनापन दिखाई देने लगता है। धातु की सतह पर किसी अन्य धातु के ऊपर चढ़ा देने की संस्करण से सुरक्षित हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेपन करते हैं, अन्य धातु का लेप उसमें चढ़ा देते हैं। ठीक है, और चौथा पांचवा देख लीजिए, तो ये है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में क्या करते हैं, धातु की सतह पर विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य धातु से जस्ता, निकेल, क्रोमियम की अन्य धातु की प्लेट जो है इस पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, अभी गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसको हम ये शब्द लेपन हिंदी में कहते हैं। जस्ता का लेप चढ़ा देना, यानी लोहे की वस्तु पर जस्ता का लेप चढ़ा दिए तो हो गया वो विद्युत लेपन प्रोसेस हो गया। बाल्टी, कील, चादर इत्यादि पर क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये बाल्टी है, इस पे क्या करते हैं, एक हम लोहे की या स्टील की सतह पर जस्ता की परत चढ़ाने, यानी जिंक की परत चढ़ा देने, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया है क्या, लोहे या स्टील की सतह पर जस्ते की यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसको हम यशत लेपन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यशत लेपन कहते हैं, यशत लेपन, इसी को हिंदी में यशत लेपन कहते हैं। और किस प्रक्रिया के द्वारा, तो विद्युत लेपन प्रक्रिया, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के द्वारा इस पे क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं जिंक की। ठीक है, मिश्र धातु बनाकर, अभी ये बताइए, मिश्र स्टेनलेस स्टील है, पहले इसमें लोहा था, निकेल था, क्रोमियम था, उसको मिला दिए तो ये बना नया चीज बन गया, जिसको हम कहते हैं मिश्र धातु बन गया, क्या, स्टेनलेस स्टील बन गया। ये उसके अपेक्षा लोहा, क्रोमियम, निकेल के अपेक्षा ज्यादा मजबूत हो गया, इसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मिश्र धातु बना के पेंट लगा के उस पर लेपन करके उसका क्या करते हैं, तेल या ग्रीज लगा के विद्युत लेपन करके, ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा जा सकता है, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे आता है एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, एनोडीकरण जिसको हम कहते हैं, ये होता है क्या। चलिए इसको आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में जो है कुछ और प्रोसेस है, जैसे लेपन है, उसके बाद जो है क्या सुन, ठीक है, भारतीय, इसमें क्या करेंगे, जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले लेंगे अगले टॉपिक में, जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला वीडियो जाएगा अगला पार्ट में, पार्ट 3 में, उसमें हम ये जो जितना बच गया टॉपिक उसको कवर कर लेंगे, और जितने क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक से वो सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू और जो है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आप लोग बढ़िया से पढ़िए, सारे प्रोसेस आप लोग समझ गए, प्रक्रिया क्या है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, नोट्स बना के याद कर लेना है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से आप लोग याद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहे इसी के चैनल के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि 70 में 70 मार्क्स आप लोग आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।